अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है उमैरा अहमद की नावल आब हयात की अगली किस्त। मैं इसे छूना चाहती थी। ये अक्स जन्नत नहीं है। जन्नत में और क्या होगा? तुम। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो अक्स को देख रहा था। सिर्फ मैं और तुम नहीं होंगे? पता नहीं। उसने गर्दन मोड़कर बेहद अजीब मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तो फिर तुम कैसे ये जानते हो कि मैं वहाँ होंगी? उसने तनक कर कहा। जन्नत के अलावा कहीं और रखा जा सकता है तुम्हें? उसने जवाबन सवाल किया। उसके लहजे में रश्क था। वो हंस पड़ी। इतनी आसानी से मिल सकती है जन्नत? उसने जैसे सलार को जिताया। मुझे आसानी से नहीं मिलेगी, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। उसका लहजा फिर अजीब सा था। क्यों? वो हैरान हुई। तुम जानती हो, तुम जितनी आसानी से हर चीज़ में जन्नत ढूंढ लेती हो ना, मैं आज तक नहीं ढूंढ सका। इसीलिए कह रहा हूँ। वो ठीक कह रहा था। 2 दिन पहले वो घर के लिए लैंप खरीदने गए थे। उन्होंने बेडरूम के लिए लैंप का एक सेट खरीदा और नावल रात को पढ़ते पढ़ते लैंप शेड को देखने लगी। वो ईमेल चेक कर अपना लैपटॉप बंद करने लगा तो उसने मामा को देखा। वो अभी इसी तरह लैंप पर नज़रें जमाए बैठी थी। क्या देख रही हो तुम? वो हैरान हुआ। ब्यूटीफुल। उसने जवाबन बेसाख्ता इस तरह लैंप शेड को देखा। साला ने कदरे हैरानी से अपनी साइड टेबल पर पड़े लैंप शेड को देखा। हाँ, अच्छा है, उसने सरसरी से अंदाज में कहा। वो खूबसूरत लैंप्स थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि इन पर यूं नज़रें गाड़ कर बैठ जाया जाता। ये कौन से फूल हैं? वो भी अभी वो अभी भी लैंप शेड पर नज़रें जमाए हुए कह रही थी। फूल? साला ने हैरानी से लैंप शेड को देखा था। उसने पहली बार इस पर्ल कलर के शेड पर बने पैटर्न को देखा। इस शेड का टेक्सचर कुछ अजीब था। कागज़ नुमा इस कपड़े पर सुनहरी माइल पीले रंग का एक बेहद महीन और नफीस पैटर्न था, जो सिर्फ लैंप के ऑन होने पर नजर आ रहा था। इन फूलों में कहीं कहीं करमजन कलर की कोई चीज़ चमकती हुई नजर आ रही थी। मध्यम पड़ती, फिर चंद लम्हे बाद वही चीज़ चमकती। ना ये गुलाब है, ना ये ट्यूलिप है, थोड़ा सा ब्लू बेल से मिलता जुलता है, लेकिन वो भी नहीं है। वो जैसे फूल को पहचानने की कोशिश कर रही थी, फिर जैसे उसने हथियार डाल दिए। ऐसे फूल जन्नत में होंगे। वो हंस पड़ा। अच्छा, देखो ये फूल रंग भी बदल रहे हैं। लेकिन ये रंग नहीं बदल रहे, बल्कि ये खिल रहे हैं। वो लैम्प शेड पर बने फूलों पर अब उंगली फेर रही थी। साला जैसे किसी शहर में आया था। वो फूल वाकई बार बार खिलते हुए महसूस हो रहे थे। लवली वो सराहे बगैर नहीं रह सका। इन्हें अब समझ आ गया था कि वो लैंप इतने महंगे क्यों हैं। दिन की रोशनी में सेल्समैन ने कभी उन्हें वो पैटर्न नहीं दिखा सकते थे। शायद इसलिए इन्हें सिर्फ डिज़ाइन और रोशनी के हवाले से बताया जाता था। वो 1 हफ्ते पहले इसके दराज साफ करते हुए सलार की वेस्ट पेपर बास्केट में से एक पोस्ट कार्ड उसके पास फेंक कर आई। हाँ, इसे फेंक दिया है मैंने, बेकार है। उसने टीवी देखते हुए मामा के हाथ में वो पोस्ट कार्ड देखा था। उस कार्ड को लिए उसके पास आकर बैठ गई। सालार, ये देखो कितनी खूबसूरत झील है और कितना सुकून है इस जगह पर। सालार ने उसके हाथ से पोस्ट कार्ड लेकर उस पर एक गहरी नज़र डाली। वो किसी पेंटिंग का पोस्ट कार्ड था, किसी प्रिंटर का बनाया हुआ लैंडस्केप। एक बहुत छोटी सी कम गहरी और करीब करीब किनारों वाली झील, जिसके किनारे जंगली फूलों से भरे हुए थे। इन फूलों का अक्स झील के पानी में नजर आ रहा था। कुछ फूल टूटकर पानी की सतह पर तैर रहे थे। झील के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती भी थी, जिसमें सिर्फ एक चप्पू पड़ा हुआ था। वो कश्ती सिर्फ 2 अफराद के लिए थी। झील की सतह पर कुछ आबी आबी परिंदे भी तैरते नजर आ रहे थे। ये संदल की लकड़ी की बनी हुई है। इस कश्ती का रंग देखो, ये संदल का रंग है। वो पास पोस्ट कार्ड पर उंगली फेरते हुए उसे बताने लगी। ऐसा लगता है जैसे सुबह सवेरे कोई इस कश्ती में बैठकर कहीं जाता है, एक महकती खुशबूदार भीगती हुई कश्ती में, और हवा चल रही हो और झील में किसी कश्ती में बैठे खुशबूदार हवा के झोंके। ज़रा तसव्वुर करो। उसने बेख्तियार गहरा सांस लिया, जैसे अपनी कलमी तस्वीर से खुद ही महसूस हो रही हो। कितनी सिंसियरिटी है इस सीन में। ऐसे जैसे ये जन्नत हो। मैं ना बताती तो तुम तो फेंक के रहे थे इसे। वो बेख्तियार उसका चेहरा देखने लगा। वो वाकई इसकी ज़िंदगी में ना आती तो वो जन्नत को। इसकी पिक्चर बना लो सेल फोन में। इमामा की आवाज़ ने यकदम उसे चौंका दिया। वो अब भी उसका अक्स देखने में मसरूफ़ थी। साला ने सेल फोन निकाल कर चंद तस्वीरें खींची और सेल उसे थमा दिया। इसने बारी बारी उन तस्वीरों को देखा और फिर मुतमईन हो गई। चले, सालार ने कहा। हाँ। इन दोनों ने एक आखिरी नज़र उस अक्स पर डाली और फिर आगे चल पड़े। साला ने चढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ा। खामोश क्यों हो गए? कोई बात करो। इमामा ने चंद कदम चलने के बाद उससे कहा। तुम करो, मैं सुन रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें मुझसे पहले जन्नत मिल जाए। इमामा ने अपने जुमले जुमले का मफहूम समझे बगैर उसे तसल्ली दी।
वो हंस पड़ा। चाहता भी तो मैं यही हूँ, वो मदम आवाज़ में बुड़बुड़ाया। तुमसे पहले मरना चाहता हूँ मैं। उसे चलते हुए ठोकर लगी। कोई चीज़ जैसे उसके जिस्म से एक लम्हे के लिए ऐसे गुजरी कि वो थर्रा कर ठहर गई। वो जो जन्नत ढूंढती फिर रही थी, उससे पहले जो शय सामने खड़ी थी, वो उसे भूल गई थी। उसका साथ सालों का था, उसका साथ महीनों का था। उसने सालों में कभी जुदाई महसूस नहीं की थी, लेकिन वो इन हफ्तों के का साथ ख़त्म होने का सोचकर भी लरस गई थी। तुम क्यों कह रहे हो इस तरह? वो रुक गई। उसने सालार से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुमने तो कहा कि शायद मुझे तुमसे पहले जन्नत मिल जाए। लेकिन मैंने मरने का नहीं कहा। क्या इसके बगैर जन्नत मिल सकती है? वो बोल नहीं सकी। नीम तारीकी में इस रोश पर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े वक्त दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर सालार ने उसकी आंखों में उमड़ते पानी को देखा। ठीक है, जो मर्जी कहो। उसकी आवाज़ में खफगी थी। सालार ने उसका हाथ पकड़ते हुए जैसे माजत खाना अंदाज में दबाया। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात दोहराई थी, और मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने निकाला। मैं समझता हूँ। वो दोनों फिर चलने लगे। क्या तुम जन्नत में मुझे अपना पार्टनर मुंतखब करोगी? चंद कदम चलने के बाद उसने सालार को नरम आवाज़ में कहते सुना। वो बोल नहीं सकी। वो हंस पड़ा। यानी नहीं। मैंने ये कब कहा? रुक गई। लेकिन तुमने कुछ कहा भी तो नहीं। मैं सोच रही थी। सोच लिया? फिर अब बताओ। वो हंस पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? जन्नत की बात तुमने शुरू की थी। सालार ने उसका चेहरा देखा। शायद। वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। तुम यकीन नहीं है? उसने हंसकर उससे पूछा। यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम जन्नत में पहुंच गए तो फिर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। उसने मजाक किया। और अगर कोई और भी पहुंच गया तो? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। दोनों के दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आ गया था। इस और का तारुफ ना मामा ने मांगा था, ना सालार ने करवाया था, मगर इस और से उसको सालार से नज़रें चुराने में मजबूर कर दिया था। वो नज़रें न चुराती तो इतनी तकलीफ ना होती सालार को जितनी अब हुई थी। वो उसे कह नहीं सकी। बात उसके इंतखाब पर कभी भी नहीं रही थी। बात जलाल के इंतखाब पर थी। उसका इंतखाब जन्नत में भी शायद वो कभी ना होती, लेकिन ये एतराफ़ करने में कूड़ा खाने जैसी ज़िल्लत थी। चुप बेहतर थी, लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसकी चुप सालार को इस वक्त कैसा महसूस करा रही है। सिकंदर उस्मान को चंद लम्हों के लिए अपनी समातों पर यकीन नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो प्लाट तो बिक ही नहीं सकता। सालार के नाम है वो। उन्होंने एहतशामुद्दीन से कहा। वो उसके एक कारोबारी दोस्त थे, और चंद मिनट पहले उन्होंने सिकंदर उस्मान को फ़ोन करके एक प्लाट फ़रोख्त करने के बारे में शिकायत की थी। उनके किसी दोस्त ने उनके ही वकील के ज़रिए एक ऐसा प्लाट कुछ दिन पहले ख़रीदा है जो सिकंदर उस्मान का था, और जिसको 1-1.5 साल पहले एहतशामुद्दीन ने ख़रीदने की ऑफ़र की थी। लेकिन सिकंदर ने कहा था कि वो प्लाट जायदाद की तकसीम के दौरान सालार के नाम कर चुके हैं। अलबत्ता उन्होंने वादा किया कि अगर कभी इस प्लाट को फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ी तो एहतशामुद्दीन को तरजीह देंगे। मेरे वकील के ज़रिए सारा पेपर वर्क हुआ है। आप कहें तो आपको न्यूज़पेपर में प्लाट की मुंतकली का ऐड भी भिजवा देता हूँ। आपके बेटे ने ये प्लाट 1.5 करोड़ में बेचा है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि अरे मेरे वकील ने मुंतकली के बाद बताया मुझे, वो भी इत्तफाकन कुछ देर पहले बताया, नहीं तो मैं वो प्लाट किसी और को ख़रीदने ना देता। चंद लम्हों के लिए सिकंदर उस्मान का सर घूम कर रखा गया। पिछले साल उन्होंने जायदाद की तकसीम कर दी थी। ये उनके 2 प्लाट्स में से एक था जो सलार के हिस्से में आया था। वो अभी भी सलार से बात करके दोबारा वो आपसे बात करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने यकदम कहा। इन्हें भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो इनको बताए बगैर प्लाट बेच सकता है। सलार उस दिन इस्लामाबाद में था। उस वक्त अपने किसी काम से मार्केट की तरफ जा रहा था जब उसे सिकंदर की कॉल मिली। सलार, तुमने प्लाट बेच दिया है? वो इस वक्त एक सिग्नल पर रुका था। उसके हेलो कहते ही सिकंदर ने दूसरी तरफ से कहा। चंद लम्हे सलार कुछ बोल नहीं सका। प्लाट की फ़रोख्त का सिकंदर को इतनी जल्दी पता चल जाएगा उसे अंदाज़ा नहीं था। उसकी चंद लम्हों की खामोशी ने सिकंदर के बदतरीन खदशात की तस्दीक कर दी थी। तो मेरे ऑफिस आओ, उन्होंने बेहद सदमहरी से कहा, और फ़ोन बंद कर दिया। कब बेचा था प्लाट? उसके ऑफिस पहुंचकर कुर्सी पर बैठते ही सिकंदर ने उससे कहा। उसका लहजा कतई खुशगवार नहीं था। वो इसकी जायदाद थी, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं दी गई थी। पिछले महीने उसने लहजा हमवार रखने की कोशिश की। क्यों? मुझे कुछ रकम की ज़रूरत थी। किस लिए? सलार इस बार जवाब देते हुए झिझका। किस लिए रकम की ज़रूरत थी? मुझे इमामों को एक रिंग खरीद कर देनी थी। सिकंदर को लगा इन्हें सुनने में गलती हुई है। क्या? इमामा के लिए एक रिंग खरीदनी थी? इस नॉर्मल अंदाज में उन्होंने अपने जवाब को दोहराया था। 1-2 लाख की रिंग के लिए तूने प्लाट बेच दिया? सिकंदर ने इसके जवाब से बिल्कुल गलत तरीन नतीजा निकाला। अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते, बैंक से पर्सनल लोन ले लेते, मुझसे कह देते, मैं लोन लेकर उसे गिफ्ट कर देता। वो 1-2 लाख की अंगूठी नहीं थी, कुछ ज़्यादा कीमती थी। आप इतने पैसे कभी भी ना देते।
वो बड़ी रसानियत से कह रहा था। कितनी महंगी हो सकती है? 4 या 5 लाख की होगी, चलो 10 लाख की होगी, दे देता मैं तुम्हें। सिकंदर बेहद खफा थे। वो प्लाट 2.25 करोड़ का था जिसे वो 1.5 करोड़ में बेच आया था। 10 लाख की बात नहीं थी। फिर सिकंदर के माथे पे बल आए। सारा ने अपना गला साफ किया। 13.7 ये वाहिद तरीका था जिससे वो इस अंगूठी की कीमत 3 हिस्सों में कर पाया था। क्या? सिकंदर को कुछ भी समझ नहीं आया। 13.7 साला ने एक बार फिर गला साफ करके अगला लफ्ज अदा किया। सिकंदर को चंद लम्हे सांस नहीं आया। उन्हें पहली बार उसकी बात समझ में आई थी, यानी कि 13.7 मिलियन की रिंग दी है तुमने उसे। उनका जहन जैसे पग से उड़ गया। सालार सर झुकाए टेबल पर पड़े पेपर वेट से ऊपर उंगलियां फेर रहा था। फिलहाल वो इस कमरे में कुछ और नहीं कर सकता था। सालार 1 करोड़ 37 लाख की रिंग खरीदी है तुमने उसके लिए। सिकंदर उस्मान को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने उससे दोबारा ये क्यों पूछा है। जी। इस बार सालार सिकंदर ने नजरें उठाए बगैर उन्हें जवाब दिया। सिकंदर बेहद बेयकीनी से उसकी आंखों को देखते रहे। सालार ने नजरें चुराई। वह अब उनके हुक्म में दीवार पर लगी पेंटिंग देख रहा था। इसके अलावा वो कर क्या सकता था। उसके चेहरे पर नजरें जमाए सिकंदर ने रिवॉल्विंग चेयर की पुश से टेक लगा ली। वो अगर उस उल्लू का पट्टा कहते तो ठीक ही कहते थे। कहाँ से लिया रिंग? मिलाकर उन्होंने लंबी खामोशी को तोड़ा। टिफनी से। उन्हें ऐसे ही किसी नाम की तवक्को थी। डिज़ाइन कराया होगा। इसकी मालियत की अंगूठी नादिर ही हो सकती थी। ज्वेलरी स्टेटमेंट। जी। उसने टिफनी से की सबसे महंगी रेंज में आने वाली ज्वेलरी की कलेक्शन का नाम लिया था। वो ज़िंदगी में हमेशा कीमती चीज़ें खरीदने और इस्तेमाल करने का आदी था। सिकंदर ही जानते थे। लेकिन ये पहला मौका था कि उन्हें इसकी इस आदत पर एतराज़ हुआ था। नहीं तो कोई इससे ज़्यादा महंगी रिंग नहीं थी। अभी दूसरा प्लॉट पड़ा था। 4 हीरे और लगवा देते उसमें। सिकंदर ने टेबल पे पड़े सिगार से एक सिगार निकालते हुए बेहद संजीदगी से उससे कहा था। सालार के दाएं गाल में डिंपल पड़ा। उसने यकीनन अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। सिकंदर का ख्याल था ये मुस्कुराहट शर्मिंदगी की थी। उनके पाँव तले से यकीनन ज़मीन खिसक जाती अगर इन्हें ये पता चल जाता कि उसने पहले दोनों प्लाट्स बेचकर इसे एक नेकलेस देने का सोच रखा था। लेकिन फिर उसे इत्तफाकन उसे एक अंगूठी देने का ख्याल आया जो मामा मुस्तकिल तौर पे पहन सकती है। सिगार सुलगाया, रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त पे टेक लगाए। वो अब भी उसी पर नज़रें जमाए हुए थे। वो खुद पर मुसलसल जमी उनकी नज़रों से सालार ने गड़बड़ाना शुरू कर दिया था। मैंने किताबों में रांझा, फरहाद, रोमियो, मजनू सबके बारे में पढ़ रखा है, तो मैं सोचता था कि लफाजी है, कोई मर्द उल्लू का पट्टा नहीं हो सकता। लेकिन तुमने साबित कर दिया मुझ पर कि हो सकता है। किसी भी ज़माने में कोई भी मर्द किसी औरत की अकल से पैदल हो सकता है। सालार ने इस बेइज्जती को सर झुकाए शहद के घूंट की तरह पिया। उसकी इतनी बेइज्जती करना तो सिकंदर का हक था। लेकिन इनमें से किसी के बाप ने इन्हें यील्ड में पढ़ाने के बाद ये सब कुछ करते नहीं देखा होगा। इनमें से हर एक महबूबा के लिए पागल था। बीवी के लिए तो सिर्फ एक शाहजहां ने पैसे लुटाए थे, वो भी उसके मरने के बाद। तुम्हें क्या हो गया था? सिकंदर ने जैसे उन्हें शर्म दिलाई। मैंने दरअसल मामा को अभी तक शादी का कोई गिफ्ट ही नहीं दिया था। उसके लहजे में बला का इत्मीनान था। सिकंदर जिंदगी में पहली बार उसकी चिटाई से बेहद मुतासिर हुए थे। इंसान अगर ढीठ हो तो फिर इतना ढीठ हो तो अपने पैसे से उसे गिफ्ट देते। उन्होंने तंजिया कहा था। ये भी दे दिए हैं उसे। उसने तंज का जवाब निहायत संजीदगी से देकर उन्हें मजीद हैरान कर दिया। वो इस बादशाह की शक्ल देख रहे थे जो अपनी सल्तनत अपनी बीवी पर लुटाने पर तुला हुआ था। अपना सिगार ऐश ट्रे में रखते हुए वो टेबल पर कुछ आगे झुके। उन्होंने जैसे एक हमराज की तरह उससे कहा, सालार ऐसा भी क्या है मामा में कि तुम अक्ल से बिल्कुल पैदल हो गए हो। ये तंज नहीं था, वो वाकई जानना चाहते थे। सालार ने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर बेहद सादे लहजे में कहा, बस वो मुझे अच्छी लगती है। और इस वक्त सालार सिकंदर 30 साल का मर्द नहीं बल्कि 3 साल का एक मासूम सा बच्चा लगा, जिसके लिए दुनिया की महंगी तरीन चीज़ की के हसूल की ख्वाहिश की वजह सिर्फ उसका अच्छा लगना। उसे अच्छा लगने में कोई पॉजिटिव डिग्री हुई होती है। एक तवील सांस लेते हुए सीधे हो गए। उसे पता था कि रिंग की प्राइस का उहुँ, उसे रिंग की प्राइस भी नहीं पता। सिकंदर कुछ और हैरान हुए तो यहाँ अपनी महबूबा को मुतासिर और मरूब करने का कोई जज्बा भी कार फरमा नहीं था। आप भी मम्मी या किसी दूसरे को ये बात नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहता ये मामा को पता चले। वो अब इनसे कह रहा था। सिकंदर जवाब देने के बजाय दोबारा सिगार का कश लेने लगे। बाकी 13 लाख का क्या किया? वो कुछ और कारनामों के बारे में जानना चाहते थे। 7 लाख तो इमामा के हक महर का दिया, वो ड्यू था। उसने उन्हें हक महर की असल रकम बताए बगैर कहा। और बाकी 6 लाख मैंने कुछ खैराती इदारों में दे दिए क्योंकि मामा की रिंग पर इतने पैसे खर्च किए थे तो मैंने सोचा कुछ खैरात भी करना चाहिए। सिकंदर उस्मान का गुस्सा धुएं के मरगोलों में तहलील हो रहा था। गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं था।
वो उसे फयाज़ी कहते, बेवकूफ़ी कहते या फ़ज़ूल खर्ची, लेकिन सामने बैठी हुई अपनी औलाद के लिए उनके दिल में नरम गोशा ज़रा कुछ और वसी हुआ था। वो उसके कोड ऑफ लाइफ को ना भी कभी समझते, ना कभी बदल सकते, लेकिन इख्तलाफ रखने के बावजूद कहीं न कहीं वो एहतराम का एहसास भी रखते थे उसके लिए। सालार ने बाप के होंठों पर एक मुशफ़्फ़क़ाना लेकिन बेहद मानीखेज़ मुस्कुराहट नमूदार होते देखी थी। और हक़ महर सिर्फ़ 7 लाख तो नहीं होगा, है ना सालार? वो कितने मिलियन में दिया गया है? उन्होंने बेहद पुचकारती हुई आवाज़ से उससे पूछा। सालार बेख्तियार हँसा। सिकंदर उस्मान के जुमले सीधे छुपे फंदों को ढूँढने में माहिर थे वो। जाने दे पापा, उसने टाला था। यानी मिलियंस में है। उनका अंदाज़ा ठीक था। अब मैं जाऊँ? सालार ने जवाब देने के बजाय कहा। सिकंदर ने सर हिला दिया। वो अपनी कुर्सी से उठकर उनकी तरफ आया। उसने झुकते हुए कुर्सी पर बैठे सिकंदर को गले लगाया। फिर वो सीधा हो गया। सालार, जो दूसरा प्लाट है, उसके पेपर मुझे लाहौर पहुँच कर भिजवा देना, सिकंदर ने बड़े मामूल के लहजे में उसे जाते देखकर कहा था। पापा ट्रस्ट मी, सालार ने कहा। शट अप। ओके। वो हँस पड़ा था। वो सिगार पीते उसके जाने के बाद उसके बारे में कुछ देर सोचते रहे। ओह! टिफ़नी स्टेटमेंट। वो इस रात किसी डिनर पे थे जब उसकी रिंग मिसेज़ रिवर्स ने नोटिस की। वो बिज़नेस क्लास में एक बहुत बड़ा नाम थी और ख़ुद अपनी लिबास और ज्वेलरी के लिए बेहद शोहरत रखती थीं। उनका किसी चीज़ को नोटिस करना ख़ास अहमियत रखता था। माई वेडिंग रिंग, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका हाथ पकड़े इस रिंग को बेहद मरूब अंदाज में देख रही थीं। उनका ये अंदाज़ इस टेबल पर बैठी तमाम ख़वातीन में इस रिंग को देखने का इश्तियाक पैदा कर रहा था। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव पीस ऑफ ज्वेलरी अंडर दिस रूफ टुनाइट। लकी वुमन, योर हस्बैंड्स टेस्ट इज़ वेरी अपर क्लास अपार्ट। इमामा इन शाइस्तगी से भरे जुमलों पर कदरे फ़ख्री अंदाज में मुस्कुराई। वो रिंग जब उसके हाथ की ज़ीनत बनी हुई थी, इस तरह नोटिस हो रही थी, क्या कीमत होगी? बाएं जानी बैठी मिसेस ज़ुबैर ने भी इसकी रिंग को सताइशी अंदाज में देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, शायद 4-5 लाख रुपए। मामा ने गिलास उठाकर पानी का एक घूंट पीकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए उसने टेबल पर छा जाने वाली खामोशी को महसूस किया। फिर खुद पर जमी हुई नज़रों को, डॉलर्स या पाउंड्स? उसने बेहद हैरत से देखा। फिर हंस पड़ी। उसने उसे मजाक समझा। मेरा शौहर इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता, उसने बेसाख्ता कहा। लेकिन फिर भी वो इस सवाल का मतलब नहीं समझ पाई थी। इमामा कीमत बताना नहीं चाहती। सालार इस रिंग की क्या कीमत है? उस रात बेड पर बैठे नॉवेल पढ़ते इमामा को यकदम मिसेस रिवर्स की बात का ध्यान आया। अपने हाथ सालार के सामने फैलाते हुए उसने कहा, क्यों? वो भी कोई किताब पढ़ते हुए चौंका था। पता नहीं, लोग तारीफ कर रहे थे और कीमत भी पूछ रहे। उसने बेहद फख्री अंदाज में बताया। दैट्स गुड। वो मुस्कुराकर दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर भी आप कीमत तो बताए ना, कितनी होगी? मुझसे पूछा गया, मैंने कहा 4-5 लाख होगी। उन्होंने पूछा डॉलर्स या पाउंड्स? मैंने कहा मेरा शौहर इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता। वो बेसाख्ता किताब पर नज़रें जमाए हंस पड़ा। क्या हुआ? वो चौंकी। कुछ नहीं, कुछ पढ़ रहा था। सालार ने बेसाख्ता कहा। तो क्या कीमत है इसकी? मामा ने दोबारा पूछा। ये अनमोल है। सालार ने उसका हाथ पकड़ के कहा। कोई भी चीज़ तुम्हारे हाथ में हो अनमोल है। फिर भी उसने इसरार किया। 256। सालार ने डॉलर साथ नहीं लगाया। ओह अच्छा, मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव समझी थी। वो कुछ मुतमईन हो गई और दोबारा नावल देखने लगी। उसका चेहरा देखता रहा। उसे फ़रेब देना, बहलाना बेहद आसान था। यह आसानी बाज़ औक़ात उसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया करती थी। इमामा ने चंद लम्हे उसकी नज़रों को अपने चेहरे पे महसूस किया। उसने सर उठा के देखा। वो किताब गोद में उल्टाए उसे देख रहा था। क्या हुआ? वो मुस्कुरा दी। वो इन नज़रों की आदी थी। वो बाज़ औक़ात उसे इसी तरह देखा करता था। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ था। क्या? यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी। वो एक लम्हे के लिए हैरान हुई, फिर हंस पड़ी। इस कॉम्प्लीमेंट देने की इस वक्त क्या वजह थी? वो समझ नहीं पाई। आई लव यू। वो फिर हंस पड़ी। वो इस बार ब्लश हो गई थी। थैंक यू जवाब वही था जो हमेशा आता था। इस बार वो हंस पड़ा। इमामा, वो गाड़ी के दरवाजे को बंद करती करंट खाकर पलटी थी। वो जलाल था। पार्किंग में उसके बराबर वाली गाड़ी से निकलते देखकर ठटका था। ओ माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। हाउ आर यू? वो बेहद एक्साइटेड अंदाज में उसकी तरफ आया था। वो बुत बनी उसे देख रही थी। बाज़ चीज़ें बलाओं की तरह इंसान के ताक़ुब में रहती हैं। जहाँ भी मिलती हैं इंसान का खून खुश कर देती हैं। गाड़ी की चाबी मुट्ठी में दबाए वो भी ज़र्द चेहरे के साथ उसे देख रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अब भी उसका खून निचोड़ लेने की सलाहियत रखता था। अगर नहीं मिले तो सालों नहीं मिले, और भी 21 साल में 2 बार मुलाकात हो रही है। उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर वो और किए बगैर बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह कह रहा था। बिलाखिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ये ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी।
जलाल अंसर से ज़्यादा खुद उसके लिए उसे ना वो पुराना दोस्त समझ सकती थी, ना बेतकल्लुफ़ हो सकती थी। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसे सिर्फ़ एक ही रिश्ता, एक ही ताल्लुक़ का ख़्याल, एक ही ख़्याल आ सकता था उसे, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। नज़रें तो वो अब भी उससे नहीं मिला पा रही थी, वो वैसा ही था जैसा उसके क्लिनिक पर आखिरी बार देखा था। वज़न पहले से कुछ बढ़ गया था और हेयर लाइन भी कुछ पीछे चली गई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो उसका जो इमेज लिए बैठी थी, उसको उन दोनों चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने चंद माह पहले शादी कर ली थी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसने उसे ये खबर देना क्यों ज़रूरी समझा। क्या उसका उससे कोई ताल्लुक था या उसे जस्ट इन्फॉर्म कर रही थी कि वो अवेलेबल नहीं है। इस आखिरी मुलाकात में जो कुछ वो उसे कह चुका था, वो उसके बाद दस्तयाब होता भी तो कम से कम इतनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स तो वो भी रखती थी। या वो उसे ज़रूरतमंद समझ रहा था और समझ भी रहा था तो क्या गलत समझ रहा था, मेरी गलती थी। अगर यूँ भीख माँग लेने उसके पास ना गई होती, तो कम से कम उसके सामने सर ऊँचा कर रख सकती थी। खुद को मलामत करने लगी। वो उसकी खामोशी जलाल को कुछ और मुहतात किया। बहुत अच्छी है मेरी बीवी, वो भी डॉक्टर है। ब्रिटिश नेशनल है, स्पेशलाइज़ेशन भी उसी ने वहीं से की है। अमेज़िंग वुमन। उसने 4 जुमलों में उस पर अपनी बीवी की हैसियत वाज़ेह कर दी थी। एक लम्हे के लिए वो भूल गई कि वो भी किसी की बीवी है। अपने पैरों के नीचे ज़मीन लिए खड़ी है। उसके मुँह से दूसरी किसी औरत के लिए अपनी बीवी मेरी बीवी के अल्फ़ाज़ सुनना, उसे ऐसा लगा जैसे वो धर कर रख गया उसे। मुबारक हो। उसने बिलाखिर वो अल्फ़ाज़ कहे जो उसे कहने चाहिए थे। थैंक्स। मैं तुमको ज़रूर बुलाता अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास होता तो। पहली बार तो नहीं बुला सका, लेकिन दूसरी बार तो बुला ही सकता हूँ। जला ने बात करते-करते जैसे मज़ाक किया, मगर वो मुस्कुरा नहीं सकी। वो कभी उसके इस मज़ाक पर मुस्कुरा नहीं सकती थी। तुमने तो उसके बाद कोई राब्ता ही नहीं किया? कोई फ़ोन, कोई विज़िट, कुछ नहीं। मैं तो इंतज़ार ही करता रहा। वो अब उसका जायज़ा ले रहा था, उसमें होने वाली तब्दीलियों का एहसास उसे भी हुआ था। ये मामा 7-8 माह पहले वाली मामा से बहुत मुख्तलिफ थी। वो अब भी पहले की तरह चादर में मलबूस थी, लेकिन इसकी चादर बेहद कीमती और नफ़ीस और महंगी थी। कैजुअल ड्रेस भी उसका बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती ड्रेस था। उसकी ज्वेलरी ने तो उसे चौंका के रख दिया था। उसकी वेडिंग फिंगर में एक रिंग थी, लेकिन ये वहम था जिसकी वो तस्दीक करना चाहता था कि कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई।